तो हाय नमस्ते एंड वेलकम, मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने चालू किया था स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर साइंस 1 में का, जिसका नाम था ग्रेविटेशन। और वो वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन की खोज किसने की, सर्कुलर मोशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है और केपलर्स के 3 लॉ क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अगर वो वीडियो आपने मिस किया होगा तो जरूर देखना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन के यहाँ पर भी है। तो आज के इस वीडियो में हम चालू करने वाले इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जी मतलब जी की वैल्यू कौन कौन से जगह पर कितनी होती है, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद मास एंड वेट एंड बहुत कुछ जो सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर्स ने जो कुछ भी नियम बताए थे, जो कुछ भी थ्योरीज बताए, वो लॉज के बेसिस पे न्यूटन ने क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो बताया। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या। देखिए, आपको पता है कि अर्थ एक ही बड़ा प्लैनेट नहीं है, अर्थ से भी 10 गुने 50 गुने 100 गुने बड़े और 100 गुने छोटे प्लैनेट्स ये पूरे यूनिवर्स में है। ये तो आपको पता है, आपने मार्वल्स की तो मूवी देखी होगी, मल्टीवर्स जो है उसमें बताया गया है कि मल्टीवर्स दुनिया है करके, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ दुनिया रहती है। जो आप यहाँ पर कर रहे हो वही काम आप दूसरे दुनिया में भी कर रहे होंगे। तो ये यूनिवर्स में आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से इतने छोटे बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यही बात ये जो हमारे न्यूटन साइंटिस्ट थे, जो एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई। तो अभी देखते हैं उनके वर्ड्स में क्या उन्होंने बताया। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद सम डेफिनेट फोर्स. That force is directly proportional to the multiplication of a masses of that two bodies and inversely proportional to the distance between them. अभी ये जो न्यूटन बाबा ने बताया, तो अभी यही बात हम समझ के लेते हैं हमारे लैंग्वेज में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एप्पल के पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरता है और अर्थ उसे अट्रैक्ट करते, अपने सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट करते। ये बात तो हमने देखी थी, ये बात तो आपको पता भी, क्योंकि अभी आप कौन सा चैप्टर चालू पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशन बोले तो आपको पता रहता है कि एप्पल नीचे पेड़ पे से नीचे गिरा। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी यहाँ पर ही आप समझ के चले कि एप्पल एक ऑब्जेक्ट है हमारा और जो अर्थ है वो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और अर्थ ने भी एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। दोनों भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से क्या कर रहे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे। तो अभी ये जो फोर्स रहेगा वो एप्पल एंड अर्थ इनका उनके मासेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, उनके मासेस का मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर एप्पल की जगह पर आपने कोई तो बड़ा चीज रख दिया तो उसका मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एप्पल की जगह आपने छोटा कोई तो चीज रख दिया तो वो छोटे चीज का मास क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको समझ में आई। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, मतलब उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यही बात सिंपली न्यूटन ने अपने ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बता दी। चलो, ये एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपको समझ में आएगा। देखिए, तो अभी देखिए हमारे पास 2 मेटल के बॉल्स है, फर्स्ट बॉल है ए और दूसरा बॉल है बी। तो दोनों भी मेटल्स के बॉल को क्या होगा, एक एक सेंटर होगा। तो अगर सेंटर से, दोनों भी सेंटर से एक लाइन निकल लेगी जिसको हम नाम देंगे डी। ए मेटल के बॉल का मास होगा m1 एंड बी मेटल के बॉल का मास होगा m2। तो अभी इतने तक आपको समझ में आया। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो देखिए क्या होगा कि न्यूटन बाबा ने क्या बताया कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसा होगा, उनके प्रोडक्ट के, मतलब जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट के जो मासेस होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन के मासेस के मल्टीप्लिकेशन जितना होगा। मतलब समझ के चलिए कि
m1 एंड m2 का जितना भी कुछ वैल्यू आएगा वो उतना ज्यादा होगा। अगर मासेस दोनों में से एक का भी मास बढ़ गया, मतलब समझ एक का मास बढ़ गया तो क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मास कम हो गया तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आई। अभी हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिस्टेंस का पॉइंट। और वो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब उनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। एंड जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आता है एक फॉर्मूला जो कि न्यूटन बाबा ने बताया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। d के जगह पर आप r भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पर m1 एंड m2 क्या है कि दो जो हमारे पास मेटल के बॉल्स थे उनके मासेस है, एंड जो d स्क्वायर है वो क्या है, उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है। इतना तो आपको समझ में आया। अभी चलते हैं हम आगे, एक स्टेप और आगे। अभी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है वो क्या होता है, निकल जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वो निकल गया तो उसकी जगह कौन ले लेता है, g ले लेता है। तो वहां पर हो जाएगा F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर g कहां से आया, तो g का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G की वैल्यू आप किसी भी कोने में जाओ तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये बात आपके भेजे में फिक्स करके रखो। तो उसकी वैल्यू क्या होगी G की, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होता है G की वैल्यू एंड उसका SI यूनिट में फॉर्मूला। तो ग्रेविटेशनल लॉ में आपको दो ही बातें ध्यान में रखने के। एक तो क्या है कि पहली बात रही, अगर मास बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। मास कम हो गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। एंड सेकेंड पॉइंट है, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। एंड डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दो ही पॉइंट आपको उसमें ध्यान में रखने जो कि फॉर्मूले में बताए गए। तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता चल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि यूनिवर्स में कोई भी चीज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अभी यूनिवर्स में अर्थ एंड और मून तो है ही, अर्थ एंड जो अदर जो सैटेलाइट्स हम जो भेजते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, वो भी तो रहते हैं। तो वो क्यों नहीं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो क्यों अर्थ से दूर एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अभी एक हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्रिकेट खेलते होंगे, खेलते नहीं तो देखते तो होंगे, ओके। तो फिर देखते होंगे तो फिर आपको एक बात तो पता है, बैट्समैन जब भी बॉल मारता है और वो बाउंड्री पे जाके कैच आउट होता है, ये तो बात आपको पता है। तो बॉल सीधा आसमान में क्यों नहीं गया, वो आगे जाके वो बाउंड्री तक जाके वो प्लेयर के हाथ में क्यों गया? या फिर आपने अगर कभी बॉल या कोई चीज ऐसे ऊपर फेंकी होगी तो वो कुछ देर के बाद वो क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ उसके स्पीड के वजह से। जब भी मतलब वेलोसिटी की वजह से, जब भी आप वो स्पीड ऑब्जेक्ट को ऊपर ढकेलते हो, मतलब ऊपर फेंकते हो, या फिर बैट्समैन जब उसको हिट करता है बॉल को, तब क्या होता है, वो बॉल की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, अलग होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि फूस होती है। तो जिस पॉइंट पे वो बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वो पॉइंट पे काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? वो तो बोलता है हाँ, मेरा काम ही तो वही है कि मैं एक दूसरे चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहूंगा, खींचता रहूंगा। तेरी स्पीड कम हो गई तो आ जा, वेलकम भाई, वेलकम करके वो हाथ फैलाएगा और वो बॉल को नीचे अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब अर्थ की तरफ खींच लेता है। तो अभी जो अर्थ के ऑर्बिट में मून या फिर जो सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ उनकी स्पीड की वजह से, बिकॉज ऑफ उनकी जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से वो जिस भी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो वो ऑर्बिट में उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब वो बढ़ती भी नहीं और कम भी नहीं होती, एक जैसी ही रहती है। और उसकी वजह से ही वो मतलब मून या फिर जो कोई भी सैटेलाइट लगेगा, वो सैटेलाइट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्रैश नहीं होता।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेरी रहेगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर स्क्रीन पर आपको जो इंस्टा आईडी या फिर नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपको उसका आंसर दूंगा।